नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसका नाम है डोंट अग्री टू डिसअग्री। डोंट अग्री टू डिसअग्री। हमें बात करना नहीं आता क्योंकि हमें सोचना नहीं आता, और हमें सोचना इसलिए नहीं आता क्योंकि हम ऐसे लोगों से कनेक्टेड नहीं हैं जो गहराई से सोच पाते हैं। और अगर हम किस्मत से ऐसे लोगों से कनेक्टेड हो भी गए जो बहुत डीप थिंकर्स हैं, तो उनसे हम बात करते समय डरते हैं, घबराते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बात करते समय जो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, जिनके पास हमसे बेहतर आइडियाज़ हैं, उनके साथ हम लोग बहुत आसानी से अग्री कर जाते हैं। अग्री कर जाते हैं उनके मुंह पे, सच में नहीं। इसलिए उनके आइडियाज़ हमें और हमारी बातचीत उनको चेंज नहीं कर पाती है, वैल्यू ऐड नहीं कर पाती है। डोंट अग्री टू डिसअग्री का मतलब ये है कि आप इतनी जल्दबाजी मत करिए किसी इंसान को ये डिसाइड करने में कि वो सही है कि गलत। विल्बर ब्रदर्स की मदद से मैं आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमने थिंक अगेन नाम की किताब से उठाया है। ये पूरी की पूरी सीरीज़ अवेलेबल है dkbrains.com में, BDM सीरीज़ में। जब भी दो लोग बात करते हैं तो एक दूसरे को या तो इंटेलिजेंट बना सकते हैं या गिव अप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ये हमारे बच्चों के लिए, हमारी टीम के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए या तो एक मिसाल बन सकती है, एक एग्जाम्पल बन सकता है कि कैसे हम एक दूसरे को इंटेलिजेंट बनाएं। ख़ास तौर से उन मोमेंट्स पे जब हम सामने वाले से डिसअग्री करते हैं तो और ज़्यादा गहराई से प्रोब करें और ज़्यादा बारीकियों में जाएं। ऐसे ही किसी को अग्री न कर जाएं और ना ही तो किसी के साथ डिसअग्री करें। ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है दोस्तों, इसलिए मैंने इस पूरी बुक को एक एक पेज, एक एक वर्ड पढ़ के आपको ट्रांसलेट किया है। और ये पूरी की पूरी सीरीज़ अवेलेबल है dkbrains.com पे, तो जाइए चेक कर लीजिए। आज की वीडियो का नाम है डोंट अग्री टू डिसअग्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक अगेन, द पावर ऑफ नोइंग व्हाट यू डोंट नो। जो आप नहीं जानते हैं उसको जानने का पावर। और इस समय जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है द गुड फाइट क्लब। मेरा बड़ा सपना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे लोग इकट्ठे हो सकें। फ़िलहाल हम दो ही हैं, मैं और डॉक्टर रिम्पी हैं। अब थोड़ा सा वैभव चूँकि काम में इन्वॉल्व होते हैं तो वो भी इसमें आ गए इस क्लब में, द गुड फाइट क्लब, जहाँ पर आप इंटेलेक्चुअली फ़ाइट करते हो किसी काम को और बेहतर बनाने के लिए। आम तौर पे हम अपने काम को जानते हैं, हमारे आसपास के लोग उसको जानते नहीं हैं। कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में जब किसी से बहस होती है तो बॉस अपनी चलाते हैं। बहुत कम जगह पर ऐसा होता है जहाँ पर इंटेलेक्चुअली लोग एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। तो हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ रहे थे कि दो तरह के क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एक होता है एक रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट और एक टास्क कॉन्फ्लिक्ट। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में आप शुरू से जानते हैं कि ये आदमी बेकार है, इसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, और फिर लड़ाई वहीं से शुरू हो जाती है। और टास्क कॉन्फ्लिक्ट हमेशा काम को लेकर बहस होती है और वो अच्छी होती है। इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी दो भाइयों से जिनकी बहुत फाइट होती थी लेकिन टास्क कॉन्फ्लिक्ट होती थी। उन भाइयों का नाम है विल्बर और ऑरविले। जानती हैं कौन थे? उनका मैं अगर सरनेम बताऊं तो आप जान जाएंगे, राइट। विल्बर और ऑरविल राइट, राइट ब्रदर्स। जानते हैं कौन थे? हवाई जहाज़ खोजा था इन्होंने पहली बार। उसी से ही एक दिमाग में पिक्चर बन जाती है कि हम लोग तो कितना कम लड़ते हैं काम के लिए, हम सबकी फालतू की लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। तो आज का टॉपिक का नाम है डोंट अग्री टू डिसअग्री। इसका मुझे बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आया था जब तक मैंने इस पूरे चैप्टर को, मतलब पूरे टॉपिक को पढ़ा नहीं था। डोंट अग्री टू डिसअग्री क्या मतलब होगा? कुछ समझ में आया? मेरे को समझ में नहीं आया था। डोंट अग्री टू डिसअग्री, डिसअग्री करने के लिए अग्री मत करिए। मतलब नहीं समझ में आया ना? लेकिन धीमे धीमे आपको इसका मतलब समझ में आएगा जैसे जैसे आप इस पूरे टॉपिक को सुनेंगे। हैशिंग आउट कंपीटिंग व्यूज़ हैज़ पोटेंशियल डाउनसाइड्स,
रिस्क्स दैट नीड टू बी मैनेज्ड। जब आप कंपीटिंग व्यूज़ निकाल रहे हो, मतलब एक व्यू है मेरा और आपका मुझसे अच्छा व्यू है, फिर मैं उससे भी अच्छा एक व्यू निकाल रहा हूँ, उसको बोलते हैं कंपीटिंग व्यूज़। जब 2, 3 या 4 लोग मिल करके या ढेर सारे लोग मिल करके अच्छे अच्छे व्यूज़ निकाल रहे हैं तो उसके पोटेंशियल डाउन साइड्स भी हैं, उसके कुछ नुकसान भी हैं। रिस्क्स दैट नीड्स टू बी मैनेज्ड, उसमें कुछ रिस्क हैं जिसको आपको पहले से मैनेज करना पड़ेगा। ऑन द फर्स्ट इनक्रेडिबल्स फिल्म, अ राइजिंग स्टार नेम्ड निकोल ग्रिंडल had managed the simulation of the hair, watching John and Brad's interaction from distance। हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था किस तरह से ब्रैड बर्ड नाम के एक फिल्म डायरेक्टर थे। वो जब डिज़नी में काम करते थे तो शुरू में तुमको अच्छा लगता था क्योंकि डिज़नी बहुत नई नई चीज़ों को और क्रिएटिव चीज़ों को प्रमोट करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब पुराने लोग ख़त्म हो गए, रिटायर हो गए, नए आए, तो उनको इससे मतलब नहीं था कि कितनी अच्छी फिल्में बन रही हैं, कितनी नई फिल्में बन रही हैं। उनको ये था बस फिल्में बनाओ, रिलीज़ करो, कुछ पैसा आए। तो ये परेशान हो गए, इन्होंने चिल्लाया, लड़ाई वड़ाई किया, तो नौकरी से निकाल दिया। तब इनकी नौकरी लग गई पिक्सर में, और पिक्सर में इनको मिला गुड फाइट क्लब। खूब लड़ाई करते थे। इनको एक प्रोड्यूसर भी मिला था, उसका नाम था जॉन वॉकर, और वो प्रोड्यूसर हर छोटी छोटी बात पे इनसे फाइट करता था ताकि फ़िल्म को अच्छा कर सके, जल्दी कंप्लीट कर सके। और इसी की वजह से इन्होंने ढेर सारी फिल्में बनाई, जिसमें से एक फ़िल्म थी द इनक्रेडिबल्स। देखा है आप लोगों ने? एक कार्टून मूवी है जिसमें पूरी की पूरी फैमिली सुपर हीरोज़ की फैमिली है। बहुत बहुत कमाल की फ़िल्म है, आप देखिएगा। तो कह रहे हैं जब पहली इनक्रेडिबल्स फिल्म बनी थी तो इनके साथ में काम करती थी एक लेडी, उसका नाम था निकोल ग्रिंडल। और जब ये उन लोगों की फ़ाइट देखती थी, एक तरफ ब्रैड बर्ड और दूसरी तरफ प्रोड्यूसर, तो अपनी तरफ से जाकर के काम को अच्छे से करने की कोशिश करती थी। शी मैनेज्ड सिमुलेशन ऑफ हेयर, कि बालों को कैसे, हर छोटी छोटी बात पर लड़ाई करते थे लोग कि बालों का सिमुलेशन कैसा होना चाहिए लोगों के साथ में। मतलब जब रियल लाइफ से जब आप कार्टून बना रहे हैं तो उसमें कितना बारीकी आनी चाहिए। तो जब उनकी फ़ाइट सुनती थी जाकर के और अच्छे से काम करती थी। शी मैनेज्ड द सिमुलेशन ऑफ हेयर वॉचिंग जॉन एंड ब्रैड्स इंटरेक्शन फ्रॉम डिस्टेंस। दूर से देख लेती थी भैया लड़ाई हो रही है बालों के बारे में, इसका मतलब बाल बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। आज ही मैं एक वीडियो दिखा रहा था अपने छोटे भाई को, जिसमें स्टीव जॉब्स खड़े हैं और उनके टीम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स खड़े हैं। एक फिल्म में वो डाला गया है और स्टीव जॉब्स चिल्ला रहे हैं फ़ॉन्ट्स के बारे में कि मेरे कंप्यूटर में फ़ॉन्ट मल्टीपल होने चाहिए, एक आध नहीं। और ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनका मेन डेवलपर बोलता है ये तो ज़रूरी काम नहीं है, उसको बाद में देख लेंगे। चिल्लाने लगा स्टीव जॉब्स, बोलता है हर चीज़ ज़रूरी काम है, यू डोंट केयर। उसको तुरंत वहीं फायर कर दिया। तो पूछता है तुम मुझे फायर कर रहे हो? बोलता है फायर कर नहीं रहा हूँ, कर दिया, तुम खड़े क्यों अभी यहाँ पर? उसको बेइज्जत करके निकाल दिया। वो सीन है, आप देखिएगा यूट्यूब पे। तो उसको बोलते हैं फाइट क्लब, जहाँ पर आप अपने काम की क्वालिटी के लिए फ़ाइट करते हो। तो कह रहे हैं निकोल ग्रिंडल दूर से इन लोगों की फ़ाइट देख लेती थी और अपने काम को, जैसे हेयर को सिमुलेशन करना, उसको और अच्छे से मैनेज करती थी। व्हेन निकोल केम to produce the sequel with John, one of her concern was that the volume of the arguments between two highly accomplished leaders might drown out the voices of people who were less comfortable speaking up, newcomers, introverts, women and minorities। हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं सब अलग अलग टाइप के बच्चे हैं। इसमें से गरिमा है एक्सट्रोवर्ट, तब जब उनके मन में कोई थॉट आता है तो बोलती है। देवांश भी एक्सट्रोवर्ट है, वैभव भी एक्सट्रोवर्ट है, मतलब हमारे साथ कम से कम, पब्लिक के साथ तो कम ही है, कितने पता नहीं। श्रीश हैं इंट्रोवर्ट। तो कह रहे हैं कि निकोल को समझ में आया, देखो जब दो बड़े बड़े लोग फाइट करते हैं एक कंपनी में, तो जो नए लोग हैं अगर उनके पास कोई बात कहने को होगी तो नहीं कह पाएंगे। भाई पहले से लड़ाई चल रही है, हम बीच में घुस करके क्या और मार खाएं? तो इसलिए उनको लग रहा था कि जो न्यू कमर्स होंगे वो कैसे बोलेंगे, जो इंट्रोवर्ट्स होंगे या जो औरतें होंगी या जो माइनॉरिटीज़ में होंगे, जिनकी संख्या कम होगी, उनको आवाज़ नहीं मिलेगी। इट्स कॉमन फॉर पीपल हु लैक पावर और स्टेटस टू शिफ्ट इनटू पॉलिटिशियन मोड। जिन लोगों के पास भी पावर नहीं होती और क्या नहीं होता, स्टेटस नहीं होता, तो ये लोग बहुत आराम से पॉलिटिशियन मोड में चले जाते हैं। क्या होता है पॉलिटिशियन मोड? 4-5 लोग को इकट्ठा कर लेंगे। वो तो इकट्ठा करेंगे, वो सोचते जहाँ पर पब्लिक है वहीं खड़े रहो। ये वाला बॉस सही बोल रहा है, हाँ सर ये सही बोल रहा है,
ये जीत रहा है तो ये सही, यस मैन बन जाएंगे. सप्रेसिंग देयर डिसेंटिंग व्यूज इन फेवर ऑफ कन्फर्मिंग टू द हिप्पो द हाइएस्ट पेड पर्सनस ओपिनियन. तो ऐसे लोग जो सबसे पावरफुल आदमी होगा उसके साथ में खड़े हो जाएंगे. समटाइम्स दे हैव नो अदर चॉइस इफ़ दे वांट टू सर्वाइव. क्योंकि अगर वो सबसे पावरफुल आदमी के साथ नहीं खड़े होंगे तो क्या होगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा. इसलिए चुपचाप अपनी नौकरी बचाओ और काम करो. टू मेक श्योर their desire for approval didn't prevent them from introducing task conflict. Nicole encouraged new people to bring out their divergent ideas to the table. अभी बड़ी समझदार औरत थी निकोल ग्रिंडल. वो जानती थी कि नए नए आइडियाज़, अच्छे आइडियाज़ कहीं से भी आ सकते हैं. और ये पक्का करने के लिए कि जो नए लोग हैं उनसे भी हम लोग आइडियाज़ लेते रहें, उसने अपने सब नए लोगों से कहा, देखो जब तुम्हारे पास कुछ अच्छा डाइवर्जेंट आइडियाज़ हो, डाइवर्जेंट मतलब मेरे से अलग, कोई एकदम अलग, तो आओ बताओ, टेबल पे रखो. सम वॉइस्ड देम डायरेक्टली टू द ग्रुप. कुछ तो समझ गए और ग्रुप में अपनी बात बता देते थे. अदर्स वेंट टू हर फॉर फीडबैक एंड सपोर्ट. और कुछ जो बेचारे बहुत इंट्रोवर्ट थे वो अकेले निकोल के पास जाते थे और अपना फीडबैक देते थे और सपोर्ट लेते थे. ऑल्दो निकोल वॉजंट पायरेट, as she found herself advocating for different perspective, she became more comfortable challenging Brad on characters and dialogue. Nicole wasn't a pirate. Pirate मतलब डाकू डकैत जो डरता नहीं है. लेकिन निकोल ऐसी नहीं थी, वो भी इंट्रोवर्ट टाइप की थी. As she found herself advocating for different perspective, she became more comfortable challenging Brad on characters and dialogues. लेकिन उसको पता था कि मुझे वॉइस रेज करनी पड़ेगी. अगर कहीं पर मुझे नई चीज़ पता चलती है तो मुझे बताना पड़ेगा. तो ब्रैड के साथ में, जो फिल्म मेकर था, उसके साथ में वो फिल्मों के कैरेक्टर्स के बारे में, डायलॉग्स के बारे में बहस करती थी कि ये डायलॉग नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए. ब्रैड इज स्टिल द ऑर्डिनरी गाय. क्या है ऑर्डिनरी गाय? मतलब बैड टेम्पर, जल्दी गुस्सा. फर्स्ट केम टू पिक्चर, हु फर्स्ट केम टू पिक्चर. सो यू हैव टू बी रेडी फॉर स्पिरिटेड डिबेट व्हेन यू पुट फॉरवर्ड अ कॉन्ट्ररी पॉइंट ऑफ व्यू. ब्रैड स्टीव जॉब्स जैसा आदमी था, गुस्से वाला आदमी. इसलिए अगर आप अपनी कोई ऐसी बात लेकर आ रहे हो जो उसको पसंद नहीं आएगी तो आप रेडी रहना किस चीज़ के लिए, स्पिरिटेड डिबेट. मतलब मेहनत करनी पड़ेगी. हम लोग बहुत बार अपने ओपिनियन, जैसे इस समय अनुज है, श्रवण है, वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं वहाँ पर रिम्पी स्कैन में. ये डीप नॉलेज में काम करते हैं. अभी रिसेंटली रिम्पी स्कैन में जाना चालू किया है. ये अभी वर्क फ्रॉम होम खोज रही हैं. ये और शीश अभी पढ़ाई कर रहे हैं. तो जब भी कुछ दिखता है, कोई कमी दिखाई देती है या कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है, तो हम लोग आकर के अपने सीनियर्स को बता देते हैं शराफत से. सीनियर अपना बिजी हैं, उनको लगता है इंपॉर्टेंट तो करते हैं, नहीं तो बोलते ठीक है बाद में दिखा जाएगा. फिर 2 घंटे बाद वो भूल जाते हैं और उसके बाद वो काम नहीं होता. जब सीनियर्स को कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है तो खट से एक्शन लेते हैं और फिर वो डांटते हैं, तुमने बताया कि नहीं पहले में. फिर वो आदमी बोलता है बताए थे आपको, 1 हफ्ते पहले बताए थे. बात ख़त्म हो जाती है. लेकिन एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े लिखे लोग घुसते हैं और उनको पता है कि अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो कल को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, या ये नई चीज़ डाल दी तो बहुत बड़ा अच्छा काम हो सकता है. तो लोग पीछे पड़े रहते हैं और पीछे पड़ने के लिए को बोलते हैं स्पिरिटेड डिबेट. क्योंकि जो आदमी ऊपर है, ऊपर के लेवल पे है और गुस्सैल है, उसके साथ आपको बहस करके कन्विंस करना पड़ेगा. जैसा कि स्टीव जॉब्स ने जब एंटर किया था दोबारा, जब उसको दोबारा कंपनी में बुलाया गया, कंपनी बैंकरप्ट हो रही थी, पता है क्या किया उसने? क्या किया था? सारे छांट दिए थे प्रोडक्ट्स. पता नहीं कितने प्रोडक्ट थे, 15 20 25 प्रोडक्ट थे. उन सबको छांट कर केवल 4 प्रोडक्ट बना दिया. सब चिल्ला रहे थे लेकिन कुछ लोगों ने उसको माना. ऐसे ही बहस किया कुछ लोगों ने, तब जाकर के आईफोन बना, नहीं तो वो उसके अगेंस्ट था. हमें से बहुत से लोगों को लगता है कि स्टीव जॉब्स का आइडिया था आईफोन का, आईफोन के अगेंस्ट था स्टीव जॉब्स. तो कैसे आया आईफोन? बिकॉज ऑफ स्पिरिटेड डिबेट. स्पिरिटेड डिबेट क्या होती है? जो मेरी बिटिया ने कल किया मेरे साथ, ये ब्रो, स्पिरिटेड. हार नहीं मानूंगी. कौन सा वो? रार नहीं मानूंगी, हार नहीं मानूंगी. देखा है फिल्म? नहीं. अरे गाना था 12th फेल में, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मारूंगा, ऐसे करके कुछ रिस्टार्ट, रीट्राई नहीं.
तो स्पिरिटेड डिबेट मतलब जो चीज़ मुझे सही लग रहा है मैं उसके ऊपर डिस्कस करूँगा एंड पुट फॉरवर्ड अ कॉन्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर अगर मेरा आपसे अलग व्यू है तो मैं उसको रखूँगा टेबल पे. द नोशन ऑफ अ स्पिरिटेड डिबेट कैप्चर्स समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट हाउ एंड वाई गुड फाइट हैपन्स. अब सुनिए, ये आज की क्लास का जो मेन मुद्दा है मेरे ख्याल से यही है कि स्पिरिटेड डिबेट को हम अपनी लाइफ में ला सकें, फैमिली में ला सकें. अभी मैं एक प्लॉट देख के आया, गया था मैं दिल्ली. उस प्लॉट की कीमत थी 1 करोड़ रुपए बीघा, और चाहिए था हमको तीन बीघा. तो 3 करोड़ मेरे पास तो नहीं, लेकिन जिसको चाहिए था उसके पास भी नहीं है. खोजते खाजते एक ऐसी प्लॉट मिली जो मुश्किल से 30-35 लाख रुपए बीघा मिली. मैं बड़ा खुश हो गया, और जो बंदा था मेरे साथ उसको वो भी लेने को तैयार हो गया. फिर पता चला वहाँ पर हम वो पेपर नहीं मिल पाएंगे इंडस्ट्री या प्लांट डालने के लिए, उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा. अब मैं फिर उदास हो गया, सस्ती प्लॉट मिल रही लेकिन पेपर नहीं मिल पाएंगे. फिर पता चला, मतलब जो मुझे जिस बंदे ने खरीदना है बोलता, अरे सर चिंता मत करिए, आप ले लीजिए, जो मेन इंडस्ट्रियल काम करना होगा हम बगल में कर लेंगे, कोई और प्लॉट में, महंगे वाले प्लॉट में छोटा सा ले लेंगे, यहाँ पर इसको हम गोडाउन बना लेंगे, कुछ और कर लेंगे. तो मैं देख रहा था विद इन 10 days 5-10 days ढेर सारे मल्टीपल कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं, कौन सा कॉन्ट्ररी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हुए कि ये लें फिर ना लें, फिर करें कि ना करें. और इस चीज़ के लिए आपको फाइट करने के लिए राज़ी होना पड़ेगा. फाइट मतलब बहस मारपीट नहीं, फाइट मतलब मेरा थॉट है, आपका लॉजिक क्या है, मेरा लॉजिक क्या है, आपका लॉजिक क्या है. द नोशन ऑफ स्पिरिटेड डिबेट, ये जो स्पिरिटेड डिबेट का आइडिया है, कैप्चर्स समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट हाउ एंड वाई अ गुड फाइट क्लब हैपन्स. ये आपको बताएगा कि कैसे एक कंपनी में या एक घर में या एक ग्रुप में गुड फाइट बनता है. गुड फाइट मतलब अच्छी बातों के लिए हम फाइट करें. इफ़ यू वॉच ब्रैड आर्ग्यू विथ हिज कलीग्स, अगर आप ब्रैड को अपने कलीग्स के साथ में बहस करते हुए देखेंगे, और द पायरेट्स फाइट विथ वन अनदर, यू कैन क्विकली सी द टेंशन इज इंटेलेक्चुअल नॉट इमोशनल. आप खट से देख करके पहचान जाएंगे ये जो फाइट हो रही ना, ये इमोशनल नहीं है, इसमें गुस्सा नहीं है, इसमें है इंटेलेक्चुअल टेंशन. इसमें बात हो रही है कि कौन सी चीज़ सही है बजाय कि कौन सही है. द टोन इज़ विगरस एंड फिएस्टी. जो गुड फाइट क्लब होता है उसमें टोन होती है विगरस मतलब ज़ोरदार, और फिएस्टी मतलब उसमें जोश होता है. जैसे अभी हम लोग, मैं वीडियो बना रहा हूँ, जोश है, लेकिन उसमें 2 चीज़ें नहीं होती जो हमारी कल की फाइट क्लब में था गरिमा. उसमें नहीं होता कॉम्बैटिवनेस और अग्रेसिवनेस. कॉम्बैटिव मतलब जहाँ पर एक दूसरे से आप फाइट कर रहे हैं, कॉम्बैट कर रहे हैं, तलवार से तलवार की लड़ाई हो रही है. और एग्रेसिव मतलब जहाँ पर आप एक दूसरे के अंदर कमियां निकाल रहे हैं, आप आक्रमण कर रहे हैं. देखो यार, वो उस जगह पर कमज़ोर है, उसको यहाँ मारो, क्योंकि आपको सामने वाले को हराना है. उसकी बात और मेरी बात में कौन सी बात सही है उसको नहीं जानना है, आपको केवल उसको हराना है. तो गुड फाइट क्लब में होता है विगरसनेस और फिएस्टी मतलब उत्साह, एनर्जी होती है. और बैड फाइट क्लब में होता है कॉम्बैटिवनेस और अग्रेसिवनेस मतलब गुस्सा, इमोशंस. दे डोंट डिसएग्री जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. 2 लोग गुड फाइट क्लब में केवल इसलिए डिसएग्री नहीं करते क्योंकि उनको डिसएग्री करना है. भाई हम ऑपोजिशन पार्टी के हैं, जो कुछ भी बीजेपी बोलेगी कांग्रेस उसके खिलाफ रहेगी, ऐसा नहीं है. दे डिसएग्री बिकॉज दे केयर. वो लोग डिसएग्री करते हैं एक दूसरे से, अग्री नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि वो क्या करते हैं, केयर करते हैं. इसलिए इस टॉपिक का नाम है डोंट अग्री टू डिसएग्री. आपको एंटी पार्टी बना दिया गया और आपका काम क्या है, बस जो कुछ वो कहेगा उसको मुझे मना करना है. ऐसा मत करो. वेदर यू डिसएग्री लाउडली और क्वाइटली येट परसिस्टेंटली पुट फॉरवर्ड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. निकोल एक्सप्लेन्स. निकोल कहती हैं अपने टीम को कि चाहे तुम ज़ोर से बोलो, चाहे आराम से बोलो, लेकिन अपनी बात में जब बोलते समय एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक नया एंगल डालो उसमें. वी कम टुगेदर टू सपोर्ट द कॉमन गोल ऑफ एक्सेलेंस. क्योंकि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक कॉमन गोल के लिए. हम सबका एक ही गोल है और वो है एक्सेलेंस, काम में खूबसूरती लाना, बेहतरी लाना, और ऑफ मेकिंग ग्रेट फिल्म्स, क्योंकि हमको ग्रेट फिल्में बनानी है. After seeing their interaction up close, I finally understood what had long felt like a contradiction in my own personality.
ऑथर एडम ग्रांट कह रहे हैं, जब मैंने इन लोगों का आपस में वो फाइट क्लब देखा जहाँ पर ये लोग लड़ाई भी करते हैं और उसके बाद में काम भी करते हैं, तब मुझे मालूम पड़ा मेरी लाइफ में, मेरे पर्सनैलिटी में एक कॉन्ट्रडिक्शन है, एक उलट फेरी है. हाउ आई कुड बी हाईली अग्रीएबल एंड स्टिल चेरिश अ गुड आर्ग्यूमेंट. कि कैसे मैं किसी के साथ खूब अच्छे से अग्री कर जाऊँ लेकिन फिर भी एक अच्छा आर्ग्यूमेंट करूँ, बहस करूँ. जैसे आप मुझसे कहें कि सर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, मैं कहूँ नहीं करना है, फिर आप मुझे कन्विंस करें, मैं आपको अपनी बात कन्विंस करूँ. इन्होंने मुझे उस दिन कहा था कि बड़े पापा वो 2-3 म्यूचुअल फंड हैं उसको ख़रीद लीजिए, फुस हो गया. कोई गुड फाइट क्लब आया ही नहीं. मुझे लगता था फ़ाइट करेंगे, आपसे बोलेंगे, आप इनको कन्विंस करेंगे ताकि एक नया बात निकल के आए, लेकिन गैस निकल गया. अग्रीएबलनेस इज़ अबाउट सीकिंग सोशल हार्मोनी. जब दो लोग एक दूसरे के साथ अग्री करते हैं तो वो मुद्दे के बारे में नहीं होता, वो होता है सोशल हार्मनी के लिए. मतलब सोशली यही सही है. नहीं, झंझट नहीं होना चाहिए. कल मैंने कोई फ़ाइट नहीं की. फ़ाइट में मतलब दोनों इन्वॉल्व हो रहे थे, लेकिन मैंने भैया गिव अप कर दिया क्योंकि मुझे चाहिए थी अपने घर में सोशल हार्मनी. क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसे हमारी एक फ़ाइट हुई थी, उसमें हम दोनों ही धराशायी हो गए थे, तो मुझे वो सीन नहीं चाहिए था. तो अग्रीएबलनेस में होता है एक सोशल हार्मनी, क्योंकि दो लोग जब एक दूसरे के साथ अग्री करते हैं, चलो ठीक है तुम ही सही हो, तो वो चाहते हैं घर में शांति बनी रहे. नॉट कॉग्निटिव कंसेंसस. लेकिन जब लोग केवल ऐसे ही अग्री कर रहे हैं तो उसमें कॉग्निटिव कंसेंसस नहीं होता. मतलब अग्रीमेंट, जनरल अग्रीमेंट. आज हमारे घर में एक शादी हुई है, हमारी फैमिली में लव मैरिज हुई है, माँ बाप को बिना बताए चुपके से. पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं शादी के 1 साल बाद भी. और वहीं पर एक और लव मैरिज हुई है, लेकिन वो शादी से पहले फ़ाइट हुई है. उस लड़की ने अपने माँ बाप के साथ खूब फाइट की, गुड फाइट क्लब, और कन्विंस किया, और उनको मिल गया कॉग्निटिव कंसेंसस. दोनों ही अग्री कर गए, फिर शादी हुई. और जो शादी में नहीं मान रहे पेरेंट्स, उसमें उनको क्या नहीं मिला? कॉग्निटिव मतलब उनको आँख नाक कान से हाँ हो गया, भाई ठीक है जो तुम दिखाना चाहते हो मुझे दिख गया. तो जो आप अग्री कर जाते हैं उस खाली सोशल शांति के लिए, लेकिन उसमें आपको सामने वाले का हाँ नहीं मिलेगा, दिल से हाँ नहीं मिलेगा. इट इज़ पॉसिबल टू डिसअग्री विदाउट बीइंग डिसअग्रीएबल. इसका मतलब बताओ. इट इज़ पॉसिबल टू डिसअग्री विदाउट बीइंग डिसअग्रीएबल. मतलब अपने पॉइंट को उस तरीके से रखो कि वो अगला बंदा मान लीजिए. हाँ, आप सामने वाले से डिसअग्री कर सकते हैं और उसके बावजूद भी वो आपको पसंद कर सकता है. वो दुश्मनी ना बन जाए, दो लोगों के विचारों की डिफरेंस की वजह से दो लोग दुश्मन ना बन जाए, ऐसा भी आप कर सकते हैं. ऑल्दो आई एम टेरिफाइड ऑफ हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग व्हेन इट कम्स टू चैलेंजिंग देयर थॉट्स आई हैव नो फियर. ऑथर कह रहे हैं मैं जब किसी और से बात करके उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना होता है तो मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन जब किसी थॉट पर चैलेंज करना हो, मेरा अलग थॉट है उसका अलग थॉट है, तो फिर मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ, तब तो मैं बहस करता हूँ. In fact, when I argue with someone, it's not a display of disrespect. ऑथर कह रहे हैं सच पूछो तो जब मैं किसी आदमी से बहस करता हूँ, when I argue with someone, it's not a display of disrespect. मैं सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ. It's a sign of respect. मैं उसकी इज्जत ही कर रहा हूँ. अब सुनिए, किसी के साथ बहस करते समय आप उसकी इज्जत कैसे कर रहे हैं? क्या लॉजिक है? एकदम नया लॉजिक है. It means I value their views enough to कॉन्टेस्ट देम. इसका मतलब ये है कि मैं आपके आइडियाज़ की वैल्यू करता हूँ, तभी तो मैं आपसे कंटेस्ट कर रहा हूँ. कंटेस्ट मतलब फाइट कर रहा हूँ. इफ़ देयर ओपिनियन डिडंट मैटर टू मी, आई वुडंट बॉदर. अगर आपका ओपिनियन मुझे इंपॉर्टेंट लगता ही नहीं है तो मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा. आई नो आई हैव केमिस्ट्री विद समवन व्हेन वी फाइंड इट डिलाइटफुल टू प्रूव ईच अदर रॉन्ग. और मुझे पता है अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं और मैं आपको गलत साबित करना चाहता हूँ, आप मुझे गलत साबित करना चाहते हैं, इसका मतलब हमारे और आपके बीच में एक केमिस्ट्री है. अग्रीएबल पीपल डोंट ऑलवेज स्टीयर क्लियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. जो लोग हमेशा अग्री करते रहते हैं, अग्रीएबल पीपल हमेशा अग्री करते हैं, वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से बचे नहीं रह सकते. उनकी लड़ाइयाँ होती हैं. दे आर हाईली अट्यून्ड टू पीपल अराउंड देम एंड ऑफन अडेप्ट टू द नॉर्म्स इन द रूम. जो लोग अग्रीएबल पीपल होते हैं वो कमरे में
दे ऑफन अट्यून टू पीपल अराउंड देम, आस पास के लोगों के साथ में देख लेते हैं, हाँ भैया कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसा तुम बोल रहे हो, जैसा तुम बोल रहे हो सबके साथ हाँ है। एंड ऑफन अडेप्ट टू द नॉर्म्स इन द रूम, और जो कुछ भी रूम में माना जा रहा है उसको फॉलो करते हैं, जो नॉर्म है। माई फेवरेट डेमोन्स्ट्रेशन इज़ एन एक्सपेरिमेंट बाय माई कलीग जेनिफर चैटमैन एंड सीगल बारसेड। इसको समझाने के लिए बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट मेरे कलीग्स ने किया था, जेनिफर चैटमैन और सीगल बारसेड ने। अग्रीबल पीपल वर सिग्निफिकेंटली मोर accommodating than disagreeable ones as long as they were in a cooperative team. agreeable people पता है कौन से लोग होते हैं? एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था इलाहाबाद, बम्बई से या कहीं से इलाहाबाद जा रहा था, मेरी पूरी की पूरी बर्थ थी और एक औरत आई, बोलती मैं बैठ जाऊँ कुछ देर के लिए अगले स्टॉप के लिए। मैंने कहा हाँ बैठ जाओ, बैठ गई। मैं लेटा हुआ था, मैं बैठ गया। फिर कुछ देर बाद वो एक और आदमी आया, मैं बैठ जाऊँ सर? मैंने कहा बैठ जाओ। फिर उनका बच्चा था उनकी गोद में, तो सर सो गया, इसको सुला दें? मैंने कहा हाँ सुला दें। कुछ देर बाद मैं एकदम कोने में था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं बहुत खुश था, मेरी शादी होने वाली थी। अच्छा, उस दिन मैं बहुत अग्रीबल था। और वहीं पर कोई आदमी ज़रा सा टच भी कर दे आपकी बर्थ को, लगता है उसको धक्का मार के बाहर निकाल दो। अग्रीबल मतलब वो लोग जो आपसे अग्री करते हैं। कह रहे हैं अग्रीबल पीपल वर सिग्निफिकेंटली मोर अकोमोडेटिंग, जो मैं था। जो अग्रीबल लोग होते हैं वो ज़्यादा अकोमोडेटिंग होते हैं, वो अलाउ कर देते हैं ज़्यादा, दैन डिसएग्रीबल वंस एज लॉन्ग एज दे वर इन द कोऑपरेटिव टीम। लेकिन वो तभी जब इज्जत से कोई बात करे, कोऑपरेटिव टीम होनी चाहिए। बहस के साथ अगर ये मुझसे बोलेंगे बड़े पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मैं एक किताब नहीं छूने दूंगा। अगर लड़ाई करेंगे, मेरा डिसरिस्पेक्ट करेंगे, मुझे कोऑपरेटिव टीम चाहिए, तब जाकर के मैं अग्रीबल होऊंगा। When they were assigned to a competitive team, they acted just as disagreeably as their disagreeable teammates. और वहीं पर उस एक्सपेरिमेंट में अग्रीबल लोगों को, जो बहुत आराम से लोगों को हर चीज़ अलाउ कर देते थे, उनको उठाकर डाल दिया गया किसमें? कॉम्पिटिटिव टीम में, जहाँ कॉम्पिटिशन था, तुम सही या मैं सही, तुम जीतो या मैं जीतो। वहाँ पर वो सारे अच्छे अच्छे लोग, अग्रीबल लोग बन गए डिसएग्रीबल। मतलब एक आदमी जो बहुत अच्छा आदमी है वो गुंडा बन जाएगा अगर आप उसको अलग टीम में डाल दो। दैट्स हाउ वर्किंग विथ ब्रैड बर्ड इन्फ्लुएंस्ड जॉन वॉकर। जॉन्स नेचुरल टेंडेंसी इज़ टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। जॉन वॉकर नेचुरली जो आदमी था, जो प्रोड्यूसर था, वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता था, कोई बहसबाजी नहीं, आराम से जीता था। एट रेस्टोरेंट इफ़ वेटर ब्रिंग्स हिम अ रॉन्ग डिश ही जस्ट गोज अहेड एंड ईट्स इट एनीवे। उसकी हालत ऐसी थी, उसने ऑर्डर किया पुलाव, आ गया नॉर्मल चावल या रोटी आ गई, तो लगता था चलो कोई बात नहीं, बन गया तो खा लो, जो बन गया उसी को खा लेता था। बट वेन आई एम इन्वॉल्व इन समथिंग बिगर देन माई सेल्फ, ही ऑब्जर्व्स, आई फील लाइक आई हैव एन अपॉर्चुनिटी, अ रिस्पॉन्सिबिलिटी रियली टू स्पीक आउट, डिबेट। लेकिन जॉन वॉकर कहते हैं जब कोई ऐसी बात आ गई जिसमें कि समथिंग बिगर देन माई सेल्फ, जो खाली मेरे बारे में नहीं है, कोई बड़ी चीज़ के बारे में है, तब मुझे एक ऐसा मौका है, एक ऐसी जिम्मेदारी है कि मैं बोलूँ, मैं ज़ोर से बोलूँ, मैं बहस करूँ। फाइट लाइक हेल व्हेन द मॉर्निंग विसल ब्लोज बट गो आउट फॉर अ बियर आफ्टर 1 at 5 o'clock। इसका मतलब फाइट लाइक हेल व्हेन द मॉर्निंग विसल ब्लोज बट गो आउट फॉर अ बियर आफ्टर 1 at 5 o'clock। पुराने ज़माने में जो लड़ाइयाँ होती थी ना, उसमें सुबह एक सायरन बजता था, खूब लड़ाई करते थे लोग, और जब शाम हो जाती थी, लड़ाई ख़त्म, तो एक दूसरे की टीम के साथ बैठकर लोग शराब पीते थे, मज़े करते थे। ये महाभारत में भी देखा गया। अर्जुन जाते थे भीष्म पितामह के पास कि मुझे ज्ञान दीजिए। दिन में मारा है उनको, तीर से छन्नी कर दिया, और शाम को उनके पास जाकर के डिस्कशन कर रहे हैं कि आगे स्ट्रैटेजी में मुझे क्या प्ले करना चाहिए। इसको बोलते हैं फाइट लाइक हेल इन द मॉर्निंग विसल ब्लो, व्हेन द मॉर्निंग विसल ब्लोज। जब सुबह लड़ाई का टाइम हुआ तो खूब बहस करो, खूब लड़ाई करो, और शाम को साथ में बैठ के अच्छे से मौज मस्ती करो उसी दुश्मन के साथ में। दैट एडेप्टेबिलिटी वॉज ऑल्सो विजिबल इन राइट ब्रदर्स रिलेशनशिप। और ये चीज़ राइट ब्रदर्स के, जो उन्होंने हवाई जहाज़ खोजी थी, उनके रिलेशनशिप में भी दिखाई देता है। इन विल्बर, ऑरवेल हैड बिल्ट इन चैलेंज नेटवर्क। ये जो विल्बर में, ख़ास तौर से ऑरवेल में
एक चैलेंज नेटवर्क बना हुआ था अंदर ही, उनके ब्रेन में ही। विल्बर वॉज नोन टू बी हाईली डिसएग्रीबल। दोनों भाइयों में से जो विल्बर था वो हमेशा डिसएग्री करता था, बार बार डिसएग्री करता था, मना करता था। ही वॉज अनफेज्ड बाई अदर पीपल्स ओपिनियन। दूसरे क्या बोलते हैं, उनका क्या विचार है, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एंड हैड अ हैबिट ऑफ पाउंसिंग ऑन एवरी वन एल्सेज आइडिया द मोमेंट इट वॉज रेज्ड। जैसे ही कोई आदमी कुछ बात बोलता है वो तुरंत उसको काटता था। ऑरविल वॉज नोन एज जेंटल, चीयरफुल एंड सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। और वहीं पर जो दूसरा भाई था ऑरविल, वो बहुत जेंटल था, सॉफ्ट था, चीयरफुल था, मुस्कुराता रहता था, और क्रिटिसिज्म, अगर कोई आदमी बुराई कर रहा है तो उसके प्रति बहुत सेंसिटिव था। ठीक है, थोड़ा बुराई कर भी ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें इन्होंने कहा ना दैट अडेप्टेबिलिटी वाज आल्सो विजिबल इन राइट ब्रदर्स। किस बात की अडेप्टेबिलिटी? जब वो अग्रीबल लोगों के साथ में हैं तो अग्रीबल, और जब डिसअग्रीबल लोगों के साथ में तो अडाप्ट कर जाते थे नई सिचुएशन में। येट दोज क्वालिटीज सीम्ड टू वैनिश इन हिज पार्टनरशिप विथ ब्रदर्स। तो एक तरफ जब ये अग्रीएबल आदमी था, दूसरा वाला भाई कौन, ऑरविल, जब ये भाई के साथ किसी मुद्दे पर बात करता था सारी शराफत खत्म हो जाती थी, खूब बहस करता था। ही इज सच ए गुड स्क्रेपर, विल्बर सेड। वन स्लीपलेस नाइट Orville came up with an idea to build a rudder that was movable rather than fixed. The next morning at breakfast, he got ready to pitch the idea to Wilbur. Orville winked at a colleague of theirs, expecting Wilbur to go into challenge mode and demolish it. Much of this surprise, Wilbur saw the potential in the idea immediately, and it became one of their major discoveries. ये दोनों भाई, एक सॉफ्ट, एक बदतमीज़ लड़ाई करता था। एक बार सुबह सुबह, वन स्लीपलेस नाइट, रात को जगा था रात भर ऑरविल, उसने एक आइडिया बनाया एक रडर बनाने का। रडर क्या होता है? हवाई जहाज़ का कोई पार्ट है। वॉज मूवेबल रैदर देन फिक्स्ड। उसको ऐसा बनाओ कि वो हिलता रहे, फिक्स्ड मत बनाओ। अगले सुबह जब वो लोग नाश्ते पर बात कर रहे थे तो इसने अपना आइडिया बताया ऑरविल ने कि मैं एक रडर के बारे में सोच रहा हूँ, उसको हम लोग ऐसे से बनाएंगे। और वो सोच रहा था उधर से चिल्लाएगा वो, क्योंकि वो हर आइडिया पर चिल्लाता है। ऑरविल विंक्ड, एक्सपेक्टिंग विल्बर टू गो इनटू चैलेंज मोड। वो उम्मीद कर रहा था कि विल्बर फटाफट अभी चैलेंजिंग मोड में, बहस की मोड में आएगा। एंड डेमोलिश इट, और वो उसके आइडिया को ख़त्म करेगा। मच ऑफ हिज सरप्राइज, लेकिन वो सरप्राइज में चला गया। उसको लगा अरे विल्बर सॉ द पोटेंशियल इन द आइडिया इमीडिएटली। विल्बर को तुरंत लगा हाँ ये आइडिया तो अच्छा है। एंड इट बिकेम वन ऑफ देयर मेजर डिस्कवरीज। और ये उनकी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी साबित हुई हवाई जहाज़ को उड़ाने के लिए। लास्ट पैराग्राफ है, डिसएग्रीबल पीपल डोंट जस्ट चैलेंज अस टू थिंक अगेन। जो लोग डिसएग्रीबल पीपल होते हैं वो केवल हमको चैलेंज करके दोबारा दोबारा सोचने के लिए मजबूर नहीं करते हैं। दे ऑल्सो मेक अग्रीबल पीपल कंफर्टेबल आर्ग्यूइंग टू। ये जैसे आप दोनों में शायद आप डिसएग्रीबल पीपल होंगे और ये अग्रीबल होगी, आई डोंट नो कौन है, दोनों ही सॉफ्ट हैं, कोई फ़ायदा नहीं है फिर। जैसे हाँ बोलिए, तुम दोनों में कौन डिसएग्रीबल है, तुम कि तुम? मैं वही पार्ट नहीं समझा। डिसएग्रीबल मतलब इन दोनों में विल्बर डिसएग्रीबल था। मैं बताता हूँ, तुम में और शीश में कौन ज़्यादा बहस करेगा? मैं। कौन? हाँ, तो तुम हो गए डिसएग्रीबल, वो हो गया अग्रीबल। लेकिन जब उसने कोई आइडिया लेकर के आया, अब उसको पता था कि मैं डिसएग्री करूँगा, लेकिन क्या क्या पता वो अच्छा आइडिया हो। कह रहे हैं जो लोग डिसएग्रीबल लोग होते हैं वो लोग आपको मजबूर करते हैं दोबारा सोचने के लिए, लेकिन उनके आसपास में अगर कोई सॉफ्ट आदमी है उसको भी हिम्मत आ जाती है अपनी बात बोलने की। ऐसे मन नहीं करे जैसे अरे इसके पास क्या लेके जाए, वो तो बार बार मन ही कर देगा, छोड़। यही तो खूब, इसलिए तुम लोग ये बुक को पढ़ रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो किसी मुद्दे पर फाइट करते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही फाइट करते हैं, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। एक बार फाइट जो मुद्दा है अगर वो हट जाता है तो बात ही नहीं करते। उनको लगता है बात क्या करें, तुम तो मेरे दुश्मन हो ना, कल तो तुम लड़के गए थे, आज क्या बात करें। बाय मेकिंग इट क्लियर that they can handle a tussle, they create a norm for rest of us to follow. वो ये बता देते हैं साफ साफ कि देखो भाई कोई मुद्दा होगा तो तुम या मैं ये टसल को हैंडल कर सकते हैं। तो वो आसपास के लोगों को बोल देते हैं अगर कोई चीज़ गलत लगे तो बोलो। इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ अगर कुछ गलत लगे तो बोलो, चुप मत रहो। लास्ट लाइन, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल दो what starts as a scuffle can turn into a brawl. How can we avoid this slippery slope? लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देंगे लड़ाई को, बहस को, तो जो चीज़ स्कफल की तरह चालू हुई, हाथापाई, वो बन जाएगा झगड़ा। अरे मजाक में, अरे ऐसे मजाक में थोड़ा सा इसको टच कर दिया था,
अच्छा, फिर वो हो जाएगा झगड़ा। तो कैसे हम एक फ़ाइट को गंदी फाइट ना बनने दें, एक मुद्दे के ऊपर रहने दें, ये चीज़ हम लोग कल पढ़ेंगे। गेटिंग हॉट विदाउट गेटिंग मैड, कि हॉट तो हो, बहस तो करो, लेकिन पागल मत हो जाओ, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। कल मैं यही हुआ, कल मैं हॉट तो हुआ लेकिन मैं मैड नहीं हुआ। पिछली बार तुम और मैं दोनों मैड हो गए थे ना, कल नहीं हुए। एटलीस्ट मैं तो नहीं हुआ, तुम भी नहीं हुई, तुम भी समझदार हो। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम लोग गेटिंग हॉट विदाउट गेटिंग मैड। आज क्या पढ़ा? डोंट अग्री टू डिसअग्री। अब समझ में आया? मुझे एक बार इस लाइन का मतलब बताइए आप क्या समझे? देखिए, मैंने आपको बोल दिया, इस कंपनी में अगर मैं कुछ बात बोलता हूँ, जैसे मेरा और गरिमा का, हम हर बात पे डिसएग्री करते हैं। क्यों? बस डिसएग्री कर रहे हैं, जो कुछ हरकत करती है बस उसके अगेंस्ट बोलना है मुझे। ऐसा मत करिए। लॉजिक पर जहाँ पर डिसएग्री करना हो वहाँ डिसएग्री करिए, जहाँ पर अग्री करना हो वहाँ पर अग्री भी करिए। दोनों साथ में सोचिए एक थॉट के बारे में, एक इशू के बारे में। यहाँ पर बोल रहे हैं खाली फाइट करना है आपको, लेकिन डिसएग्री नहीं करना। डोंट अग्री टू डिसएग्री।